First question, a solid insulating sphere of radius A carries a net positive charge 3q. तो इंसुलेटिंग है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा बोला गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, concentric with this sphere is a conducting spherical shell with inner radius b, outer radius c, and charge इस पे है -q. अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ तो कुछ हमें रिजल्ट इसमें याद हो उसी को हम यूज़ कर लें कि यूनिफॉर्मली अगर चार्ज नॉन कंडक्टर होता था, इंसुलेटर होता था, तो उसमें ऐसा गॉसियन सरफेस बनाकर लिखते थे जितना चार्ज इनक्लोज होता था। डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और बाद में ये वीडियो डाल भी देंगे यूट्यूब पे, है ना, तो जैसे कुछ लोग नई क्लास करेंगे वहाँ से देख लेंगे, इसलिए सारे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, सभी की बात कर लेंगे। तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था इसमें E प्रोपोर्शनल टू R आता था, बल्कि अगर लिखा जाए और ज़्यादा तो ρ/3 ε0 R ऐसा आता था। तो प्रोपोर्शनल टू R जैसा होना चाहिए, तो प्रोपोर्शनल टू R में देखा जाए तो इधर है प्रोपोर्शनल टू R, इसमें भी है प्रोपोर्शनल टू R, इधर भी प्रोपोर्शनल टू R, तो ये बात तो सभी जगह ठीक ही है। इसके आउटसाइड वाले में होगा, जैसे इसके बाहर वाले जगह पर जाएंगे A से ज़्यादा पे, तो वहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज का सिर्फ लेना देना रहेगा, तो वो चार्ज इनक्लोज मतलब वो KQ/R² जैसा लगेगा, तो 1/R²। तो इधर भी ये 1/R जैसा जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये भी सब ठीक है, सभी में एक जैसा है मतलब। अब B तक पहुँचने के बाद की कहानी, तो B के बाद जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, लेकिन क्या यहाँ तक पहुँचते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो तक चला गया होगा? नहीं, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज 3q रहा होगा, तो इसके जो इनर सरफेस पे चार्ज है वो -3q आया होगा और फिर सडनली इस इनर सरफेस को क्रॉस करते हुए ज़ीरो होगा, तो सडनली ज़ीरो हो जाए वो ये B वाले में है, सडनली जो है ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ये हो गया, बाकी चाहे तो इस पर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू हर जगह के लिए लिख भी सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत है नहीं, जो ऑप्शन से उससे रिलेट हो ही जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही था। कुछ बेटा आवाज़ बिल्कुल क्रैक होते हुए आ रही है, तो फिर से बोलो या फिर मैसेज करके बोल दो, है ना, चैट में लिख कर बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा ज़ीरो कैसे है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, वो जो है सेकंड वाला जो सेल है वो कंडक्टर है। इसमें पूछा जा रहा है कि ज़ीरो क्यों हो जा रहा है, तो एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो कंडक्टर के अंदर अगर हम किसी जगह पर हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, चार्ज इनक्लोज ज़ीरो होके, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन में है कि ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, पोटेंशियल पूछा गया है, तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें स्ट्रेट वायर है, एलिमेंट बना के लिख लें, आर की वजह से डायरेक्ट लिखा जा सकता है, दो साइड को है, दोनों की ओर जो है एक ही तरह का रहेगा, मतलब क्या करें, सपोज़ इधर से अगर हमने कोई इधर की ओर मान लेते हैं x डिस्टेंस, और उसकी वजह से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। इधर से सपोज़ x डिस्टेंस पर हमने dx लेंथ का एलिमेंट बनाया, तो अब इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज होगा लैम्डा dx, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0, फिर q होगा तो हो गया लैम्डा dx, तो q/r, r यहाँ पर x के बराबर होगा। इसको इंटीग्रेट करें, x के लिए लिमिट क्या होगी, तो x के लिए लिमिट देखो तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो x के लिए ये स्टार्ट होगा r से और एंड होगा 3r पे, तो r to 3r लिमिट हो जाएगी इसमें, r to 3r, r to 3r। ये जितना पोटेंशियल होगा राइट वाले पार्ट की वजह से, उतना ही इसी तरह का अरेंजमेंट लेफ़्ट में है, उसकी वजह से यही पोटेंशियल होगा, तो इधर वाला पार्ट है उसकी वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल, तो हम एक लिख रहे हैं उसी का डबल कर दे रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा ही है इस वजह से।
तो ये पोटेंशियल हो गया। अब सर्कुलर आर्क की वजह से, तो सर्कुलर आर्क के लिए स्पेशल बात क्या है कि सर्कुलर आर्क जो है सेंटर हर जगह सेम डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। तो जैसे कोई पॉइंट चार्ज रखा गया हो आर डिस्टेंस पर, उसी तरह का पोटेंशियल हो जाएगा। तो क्या लिखा जाए, के और चार्ज, तो क्यू क्या होगा, लैम्डा इंटू लेंथ, तो लेंथ हो जाएगी इसके लिए पाई आर, तो के क्यू बाई आर। ये हो गया सर्कुलर आर्क की वजह से, और ये दो स्ट्रेट पार्ट की वजह से। इसमें अगर हम निकालें तो के और लैम्डा और 2 जो है इंटीग्रेशन से दूसरे साइड कॉमन ले लिया, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग x, और इसमें लिमिट हो जाएगी r से 3r, और इधर क्यों एक r से r कैंसिल हो गया, तो k लैम्डा पाई हो गया। इधर ये नेचुरल लॉग 3 बन जाएगा, तो 2k लैम्डा और नेचुरल लॉग 3 हो जाएगा, है ना, और ये प्लस k, तो k लैम्डा कॉमन लेकर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 2ln3 प्लस पाई। ए ऑप्शन है इस तरह का, ये सही हो गया। इसमें कुछ कन्फ्यूजन किसी को? नो सर। थर्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए बी सी डी, इन सब पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अगर ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसके लिए क्या लिखा जा सकता है? यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मतलब है, बोलो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्या रिलेशन रहता है? अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? सेम ही रहता है, बिल्कुल। कोई अगर कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी वही होगी, और कांस्टेंट है हर एक मोमेंट पर वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, और एवरेज वैल्यू जैसे लिखा जाए उसी को हम इंस्टेंटेनियस जैसा इसमें लिख लेंगे, तो एवरेज लिखने में थोड़ा आसान रहेगा ये। तो डी पॉइंट इसमें जो है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4, ये सी हो गया, ए बी सी तक था सिर्फ, डी जैसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल लिख लेते हैं इसमें, तो पोटेंशियल ए का पोटेंशियल इन्होंने बताया हुआ है 4 वोल्ट, बी का पोटेंशियल बताया हुआ है 16 वोल्ट, और फिर सी का पोटेंशियल बताया हुआ है 12 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है, तो बी और ए में देखा जाए तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा है, ए का कम है, तो हाई से लो की ओर इधर की ओर हुआ। उसी तरह से इसमें देखा जाए तो ये 12 वोल्ट जो है ज़्यादा है और 4 वोल्ट कम है, तो हाई से लो ये नीचे की ओर हुआ। तो अब अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट में पोटेंशियल का चेंज वो हो गया 16 - 4, और यहाँ की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लिखा जाए तो वो कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एक और है 2 और एक और है -2 कोऑर्डिनेट में, इतना तो हो गया आई कैप में। और अगर हम ये जे कैप वाला देखें तो हाई पोटेंशियल वो है 12 वाला और लो है 4, ठीक है। तो ये 12 - 4, और ये वाली डिस्टेंस अगर लिखा जाए तो 4 - 2, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का मतलब माइनस का जे कैप, तो ये हो गया 12/4 3 आई कैप, और 8/2 4, तो माइनस का 4 जे कैप। तो डी ऑप्शन है इस तरह का। ये बात समझ आई, बताओ? यस सर। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि भाई हमने पोटेंशियल चेंज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लिखा है तो एवरेज फील्ड होना चाहिए, तो कहा गया कि कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वही एवरेज वैल्यू, इसीलिए ऐसे लिखा है। हाँ बोलो सर फर्स्ट नंबर डाल दीजिए सर।
फर्स्ट नंबर सर, हम थोड़ा सा तो लेट में जाएंगे उसके लिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, इसमें बस इतना अगर हम देखें कि मेटल के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए और उसके पहले तक कहीं ज़ीरो नहीं हुआ होगा, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इससे मार्क हो गया। थैंक यू। तो थर्ड हो गया है, फोर्थ देखते हैं। A small charged ball of mass m, charge minus q, is tied by means of insulating rods of negligible masses। ठीक है, तो रॉड है, इसको थ्रेड जैसा भी मान ले, कुछ ऐसा है। कह रहे हैं इसमें जो है कोई टेंशन नहीं है, टेंशन इन द रॉड इज ज़ीरो। तो ये घूम रहा है, अब इस चार्ज पे जैसे दोनों चार्जेस से फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द कॉर्ड इज, अच्छा ये कॉर्ड है जो भी है, टेंशन इन द कॉर्ड इज ज़ीरो, ठीक। तो इसमें क्या करना है, इस पे जो चार्ज है, कितना चार्ज है इस पे, Q चार्ज ऑन द रॉड, Q चार्ज है इस पे फैला हुआ है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फार्मूला होता है, वन अपॉन 4πε0 into r square. लैम्डा बाई आर साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा फील्ड होता है, बताओ। यस सर, यस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लिखते हैं, वही होगा, पैरेलल वाला इसमें ज़ीरो होगा। तो ये जो इस पे अगर हम कहें परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, तो इधर क्यों ये फील्ड होगा, इधर का ये वाला एंगल अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर ही रहेगा, यहाँ पे थीटा जैसा लिख लेते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ये वाली डिस्टेंस आर होगी। तो अब अगर हम इसमें लिखने की कोशिश करें, 1/4πε0 लैम्डा बाई आर, तो इन्होंने पूछा था इसके लिए लेंथ था, तो ठीक है लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ के लिए क्या किया जाए, कुछ मान लें। लेंथ के लिए इसको अभी के लिए x मान लेते हैं दोनों साइड पर। यस सर, यस। तो अब ये लिखा जाए तो लैम्डा बाई आर, आर ही रहने देते हैं। फिर ये साइन अल्फ़ा साइन थीटा जैसा है, साइन थीटा जो होगा ये l/x प्लस l/x, कुछ इस तरह का बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, परपेंडिकुलर वाला पैरेलल निकालेंगे ज़ीरो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो इस पर फोर्स जो लगेगा उससे वो फोर्स अगर हम लोग लिखें, फोर्स लिखा जाए QE का फोर्स लिखेंगे। तो ये जो 1/4πε0 है, इसको K लिख लें, डायग्राम में ऐसा लग रहा है जो एक्सप्रेशन है उसमें। तो K लैम्डा और 4πε0, और ये हो गया 2l/x और इनटू चार्ज, तो चार्ज था वो Q। अब वो निगेटिव चार्ज था, उससे हुआ क्या कि उससे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्शन वाली होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स आएगा। तो फोर्स इधर क्यों रहेगा, सर्किल में सेंटर क्यों, तो यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। इसी को आगे हमें mv²/r के बराबर रख देना है। तो mv²/r रखा, ये r की वैल्यू, एक r था तो कहीं पे ये छूट गया, यहाँ पे r भी था, तो ये r कैंसिल हो गया इससे, तो v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। तो v की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, यहाँ से अपना जो v आ रहा है v² अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट लिख लेते हैं। और ये k हो गया, k ही तो 1/4πε0 लिखा था, 2 बार हो गया, गड़बड़ है, k लिखा जा रहा था वो 1/4πε0। ठीक है, तो हो गया k, फिर लैम्डा और 2l, इधर से m डिवीज़न में आ गया, और है x।
तो कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू मिल जा रही है। Yes, sir. कुछ एल लिखने में कुछ गड़बड़ है क्या इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, 4 से मल्टीप्लाई किया, फोर्स हो गया, उसको एम वी स्क्वायर बाई आर लिखा गया। एल कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? डायमेंशनली थोड़ा इनकरेक्ट हो रहा है ना? यस सर, यस। हाँ। सर, अच्छा नहीं, ये लैम्डा की वैल्यू भी तो रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू नहीं रखा ना, लैम्डा की वैल्यू रखें। तो ये लैम्डा इंटू 2L जो है, ठीक है, ये लैम्डा इंटू 2L जो है इसका टोटल चार्ज हो जाएगा। टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है, और यहाँ पर स्मॉल क्यू हमने छोड़ भी दिया था, स्मॉल क्यू भी होगा। तो ऊपर ये अपने आप ही हो गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिवीज़न में हो गया x और m, इसका अंडर रूट, ये हो गया v। और v जो गिवन है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2ml। इससे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व हो गई। कितनी वैल्यू आई x की? अंडर रूट 2L। यस सर। ठीक है, तरीका समझ आया। करना क्या था इसमें कि जो सेंटर की फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखकर 4 से मल्टीप्लाई करके फोर्स लिखा, एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल कर दिया। यस। Flux as a function of distance r from center of uniformly charged solid sphere of charge q radius r is best represented by। तो अब ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसमें जो फ्लक्स लिखा जाता है वो गॉस थ्योरम से चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्ज इनक्लोज में जो लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज में लिखा जाएगा डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं ये, और इनटू वॉल्यूम, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस सिंपल सी बात है कि जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है आर क्यूब तक। ये कब तक है? इनसाइड तक। और आउटसाइड में चार्ज इनक्लोज फिक्स हो जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो बस ये बड़ा सिंपल सा ही था कि पहले जो है ये प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है और आउटसाइड के लिए कांस्टेंट है। तो सब मिलाकर इसमें सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट देखें, है ना। इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। सर की वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है ना सभी को। कुछ लोगों का देखो मौसम की वजह से कहीं पर कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, जिनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी। और अगर मेरी ओर से नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना तो सबको दिक्कत हो रही होगी। बाकी मैं ये वीडियो डाल दूंगा, प्रॉपर वॉइस में रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको देख लेना। हाँ, यस। ए और बी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो ये बस ऐसे ही बना दिया इन्होंने। ये दोनों सीधे दिख रहा है कि भाई पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में हो गया, और एक ये कैपेसिटर। तो ये C/2 पैरेलल में कितना हो जाएगा? ऐड होकर C हो जाएगा। यस सर। और एक ये C है। अब देखा जाए तो ये वाला 2V और ये V दोनों अपोजिट पोलैरिटी में है। तो इफेक्टिवली कितना हो गया ये? तो 2V0 माइनस V0 इस तरह का कुछ चार्ज है। और ये C और C जो है ये दोनों सीरीज़ में है। इधर का जो C/2 पैरेलल मिलाकर C बना है वो, और इधर बचा हुआ C, ये दोनों सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में ये C/2 हो जाएगा। तो अगर हम चार्ज लिखें Q = CV तो हो गया C/2, और V की वैल्यू लिखा जाएगा V0
2v0 माइनस v0, तो Yes, सी sir. वी नॉट बाई 2 इतना चार्ज होगा। तो ये जो है चार्ज इन दोनों का मिलाकर होगा जिसको हमने सी बनाया था। तो ए और बी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इन्होंने कहा है वी ए माइनस वी बी। तो अब ये हाई पोटेंशियल है तो इधर का पॉजिटिव प्लेट और इधर निगेटिव प्लेट होगा, तो ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल होगा, तो ये निगेटिव आना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। अब हमें चार्ज मालूम है और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या लिखा जाए, v इज़ इक्वल टू क्यू बाई सी। तो v इज़ इक्वल टू क्यू, क्यू कितना है सी वी नॉट बाई 2 और बाई सी। और जिधर का ये पूछ रहे हैं मतलब वी ए माइनस वी बी पूछ रहे हैं, ए जो है लो पोटेंशियल पर है तो फिर ये निगेटिव भी लिख लिया जाएगा। तो ये हो गया माइनस का वी नॉट बाई 2। कुछ कन्फ्यूजन है इसमें बताओ? ज़्यादा लिखा नहीं है मैंने इसमें, कुछ डाउट हो तो बताओ। सर ये लास्ट में V से कैसे लिखे, V इज इक्वल टू सी वी नॉट बाई सी? वी पोटेंशियल डिफरेंस किसी कैपेसिटर वाला वो लिखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो मैंने चार्ज कौन सा लिखा है, चार्ज लिखा है इन दोनों का मिलाकर, इन दोनों का मिलाकर चार्ज। तो चार्ज था सी वी लिखा था, तो वी जो था वो वी नॉट हो गया था और सी जो है सी बाई 2 हो गया था। तो चार्ज सीरीज में सेम रहता है, तो इधर वाले अरेंजमेंट पर भी यही चार्ज है, इस वाले पर भी यही चार्ज है। यस सर। अब इस वाले अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस है सी, तो ये था चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में कौन पॉजिटिव प्लेट कौन निगेटिव, तो ये वाला ज़्यादा था, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। तो ये निगेटिव वाली प्लेट के पोटेंशियल से पॉजिटिव वाले को माइनस करवा रहे थे, तो उसकी वजह से निगेटिव साइन भी लगाया था। ओके सर, थैंक यू सर। इसमें चार्ज डेंसिटी इन अ सॉलिड स्फीयर वेरीज रेडियली डिस्टेंस के टर्म में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आगे ग्राफ का कोई रोल है नहीं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए समझ आ ही रहा होगा कि इसमें क्या करना होगा, चार्ज इनक्लोज निकालना होगा, गॉस थ्योरम से फील्ड निकालेंगे। तो चार्ज के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम कह दें कि भाई इधर से किसी x डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कोई x डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, पहले ये पता किया जाए। तो इस पर क्या है कि स्ट्रेट लाइन जैसा बनाया गया y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा, तो y हो गया और m स्लोप लिखा जाए तो वो रो नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट, और x जैसा इस तरह का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके लिए लिखी जा सकती है इन साइड के लिए आर नॉट से अंदर तक। बोलो ये बात समझ आई? यस सर। तो चार्ज इनक्लोज लिखा जाए इसके लिए, उसी से ही हम लोग फिर जो है फील्ड निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो बताना। तो शेल के लिए वॉल्यूम इस तरह का लिखा जाता है 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, वो रेडियस मैंने एक्स माना था, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस ऐसा करके लिखा जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और इसको इंटीग्रेट कर लें कहाँ तक हमें चाहिए, हमें चाहिए आर नॉट तक, तो 0 से आर नॉट। ये बात समझ आई बताओ? यस सर। ठीक है, फिर अब ये जो रो सॉल्व किया था वो वैल्यू रख दिया, 4 पाई था 0 से आर नॉट, तो उधर है एक्स क्यूब हो गया, उसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 होगा। तो पाई रो नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट एक्स टू द पावर 4/4 0 से आर नॉट तक। तो फिर ये बन गया पाई रो नॉट आर नॉट का क्यूब। तो ये चार्ज इनक्लोज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उसमें आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज, तो चार्ज इनक्लोज हमने लिख ही लिया है, तो क्यू बाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो इसमें तो कोई ऑप्शन बना डी वाला लग रहा है, रो नॉट आर नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट।
और डी बन रहा है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन आ गया। बात समझ आई ना? Yes, sir. चार्ज इनक्लोज लिख लेना था, पॉइंट चार्ज जैसा फार्मूला लिखा जाता है स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। एट्थ, द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स एंड वायर्स इज शोन इन फिगर द डिस्टेंस। अब ये जैसा अरेंजमेंट बनाया गया है ना, कह रहे हैं कैपेसिटेंस निकालो, तो इसको किसी भी तरह से हम विजुलाइज कर सकते थे और बड़ा आसानी से लिखा जा सकता था। जैसे हम ये कहें कि भाई इधर एक कैपेसिटर है, उसके साथ ये सीरीज़ में एक दूसरा कैपेसिटर है, फिर इधर एक कैपेसिटर है और एक ये दूसरा कैपेसिटर है, और ये दोनों पैरेलल में है। या फिर बहुत तरह से बोल सकते हैं, एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला कैपेसिटर, और ये इधर इधर कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक तरह से पैरेलल जैसा कह लें। तो या फिर हम लोग इसमें ऐसे कहें कि द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन P एंड Q। थोड़ा सा कनेक्शन अलग तरह से बना दिया गया है ना। ए एरिया इधर से लिखना था, ये इधर की ओर P और इधर Q, ऐसा लिखना चाहिए था। इस वाले में तो कैपेसिटेंस कुछ नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें। कनेक्शन कुछ ऐसा लगना चाहिए था, इधर P, ठीक है, Yes, yes, sir. इधर Q, है ना। वो तो थोड़ा गड़बड़ सा हो जा रहा है, उसमें कुछ बात उसके लिए कुछ बनाया जा सकता है। तो एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये, दोनों पैरेलल। हाँ, ये भी ठीक ही है वैसे, सॉरी ये भी हाँ ठीक सर, ठीक है सर। हाँ ये भी ठीक है, और ये जो मैं बना रहा हूँ वो भी ठीक है, उसके लिए भी आ जाता। तो थोड़ा मैं लिखता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, तो थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। देखो इसमें क्या है, जब भी इस तरह का बड़ी बड़ी प्लेट्स हो जाती है ना, तो उसमें हमेशा इजी रहता है, जो मैंने किया नहीं, इसको थोड़ा छोटी छोटी प्लेट्स बनाने की कोशिश करो तो जल्दी दिख जाता है। तो मैंने इसमें कुछ इस तरह का प्लेट्स बनाने की कोशिश की। कितनी प्लेट्स यहाँ पर थी अगर सोचा जाए तो, कितनी प्लेट्स थी यहाँ पर, थोड़ा नंबर लिखकर अगर हम चलें, इसको कह देते हैं 1, ये 2, 3, एक सेकेंड, फिर से 1, 2, 3, इधर 4, 5, 6। अब इस 2 को मैंने क्या किया कि इसको जो है 2 प्लेट बनाया, चाहे इसको 2A 2B जैसा कह लो, और इधर 5 वाले को भी मैंने 2 बनाए। जो बीच में प्लेट्स होती हैं उनको दोनों को अलग अलग बनाना चाहिए। तो जैसे मैं लिखूँ, ये वाला तो प्लेट A लिखा है, 1 लिखा है, ये 3rd हो गया, ये 4th है और ये 6th हो गया। अब यहाँ जो सेकंड प्लेट है उसको, सेकंड को मैंने 2 हिस्से बनाया, उसके दोनों सरफेस कैपेसिटर बनाने में यूज़ होते हैं। तो एक को 2A 2B नाम रख दिया और एक इधर की 5A 5B नाम रख लो। अब क्या है, एक ही प्लेट के दोनों सरफेस हैं, तो वो तो एक ही प्लेट के तो कनेक्टेड तो है ही, वो नहीं कनेक्टेड हो ऐसा है ही नहीं। और ये वाली प्लेट्स जो है आपस में भी कनेक्टेड हैं। इसके बाद इधर की ओर जो है P है और इधर की ओर ये Q है। बोलो बात समझ पाए ये? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, इसको अगर और थोड़ा सिंपल बनाएं तो क्या होता है कि भाई एक ओर से ये आ रहा है, इधर की ओर एक कैपेसिटर लग जा रहा है, मतलब ये P से शुरू हो रहा है, ये P जैसा था। अब ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसी लिंक पे दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। 40 मिनट हो जाएगा तो एंड हो जाती है। ओके। यस स्टार्ट सर। करेंगे। ये फर्स्ट प्लेट बनाया है, ये 3rd बनाया है, फिर ये 2A बनाया है और ये 2B बनाया है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। और ये दोनों फिर आगे जाके किससे कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सिमेट्रिक सा इधर की ओर है, 5A 5B। थोड़ा कम जगह पड़ गई यहाँ पे, P को हटा देते हैं यहाँ से। 5A 5B, 5A से इधर की ओर लगा दिया मैंने 4 और इधर की ओर लगा दिया 6, और ये आगे फिर आपस में जुड़कर Q हो गया है। तो बड़ा सिंपल सा है। किसी एक के लिए अगर हम C लिखें तो ये भी C, इधर भी C, और फिर ये C और ये C। तो C और C पैरेलल में 2C हो गया, फिर 2C और 2C सीरीज़ में C हो गया, तो इफेक्टिवली C बचा। तो एप्सिलॉन नॉट A/D, इस तरह का इसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। ए ऑप्शन है इस तरह का। ये बात समझ पाए, बताओ? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट यस देखते सर। हैं। Which of the following plots correctly represent the variation of electric field potential solid
चार्ज मेटेलिक स्फीयर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो सिर्फ एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो से ही हम लोग सीधे कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें सी ऑप्शन है। बाकी ये तो पढ़ाया ही गया होगा, इसमें फार्मूला ग्राफ वगैरह बनवाया होगा तो उससे इजीली कंपेयर कर सकते हो। सी हर तरह से सही बना हुआ है, इसको जाने देते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज थ्रू अ बैटरी, कंसीडर 2 केसेस। तो पहला है व्हेन चार्जिंग इज कंप्लीट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल्ड कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड। तो बैटरी कनेक्टेड होगा तो पोटेंशियल वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है व्हेन चार्जिंग कंप्लीट द बैटरी इज डिसकनेक्टेड देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड। मान लेते हैं कैपेसिटेंस सी था और वी वोल्टेज की बैटरी थी, तो इसको कनेक्ट किया गया, चार्ज किया गया, तो चार्ज जो होगा वो सी वी हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि अगर हमने प्लेट्स का सेपरेशन डबल किया तो कैपेसिटेंस जो होगा वो C/2 होगा दोनों के केस में। बोलो यस सर। C/2 हो गया। अब केस 1 में ये कह रहे हैं कि जो है उसमें क्या करते हैं कि बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज वही रहेगा, वोल्टेज वही रहेगा तो चार्ज CV से लिखा जाए तो चार्ज जो होगा वो CV/2 हो जाएगा। और केस सेकंड की बात करें अगर हम, तो कैपेसिटेंस तो हमने चेंज कर ही लिया है। अब कह रहे हैं कि वोल्टेज जो है उसमें है क्या कि अब जब हमने बैटरी डिसकनेक्ट कर दिया तो चार्ज कहीं जा नहीं सकता है, तो चार्ज अगर CV हो गया था तो CV ही रहेगा। वोल्टेज उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, उसकी हमें यहाँ ज़रूरत है नहीं। अगर हम लोग वोल्टेज निकालें तो वोल्टेज कितना आएगा 2V हो जाएगा, है ना, CV डिवाइडेड बाई C/2 से, ठीक है। अच्छा, कंपेयर करने को ये कह रहे हैं कि एनर्जी U1 U2 जो है क्या है, एनर्जी है इसमें, Q1 Q2 U1 2 चार्ज एनर्जी स्टोर्ड दोनों में। तो चार्ज तो हमारा यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, U लिख लें, तो U लिखने के लिए यहाँ पे हमें जैसे चार्ज मालूम है तो Q²/2C कैल से लिख लो, तो Q² वो हो गया CV/2 उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, C जो कितना हो चुका है C/2, तो ये हो गया ओवरऑल 1/4 CV²। इसके लिए लिखा जाए Q²/2C, तो CV और डिवाइडेड बाई 2C, C की वैल्यू हो गई थी C/2, तो ये सीधे है CV²। तो अब अगर हम कहें U1/U2 निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और चार्ज अगर देखा जाए Q1/Q2, ये Q1 है और इधर ये वाला Q2 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। तो दोनों सही होता हुआ B ऑप्शन में ऐसा लग रहा है, हाँ सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया ये, है ना। नेक्स्ट देखा जाए, 2 plates of parallel plate capacitor each of area A, plate separation D, charge plus Q minus Q, और negative charge particle, charge Q is projected from kinetic energy K0 from negative plate towards positive plate। तो negative charge है तो उसको पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट कर ही रही होगी, निगेटिव प्लेट उसको रिपेल कर रही होगी। तो अगर ये निगेटिव वाली प्लेट कह लेते हैं, पॉजिटिव वाली प्लेट कह देते हैं, और यहाँ से इसके नज़दीक से इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी K0 से फेंका गया, तो यहाँ पर ये पहुँचेगा तो क्या है, ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ की वही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा के लिखे हैं ना, तो ये कह रहे हैं उधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एक पोजीशन पे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरे पोजीशन पे। फाइनली इधर की ओर आ गया, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U2 लिख लेते हैं, वहाँ की काइनेटिक एनर्जी को K2 लिख लेते हैं। इधर U1 और काइनेटिक एनर्जी K1 की बजाय K0 दिया हुआ है, तो K2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई U1 माइनस U2 और प्लस K0। तो U1 माइनस U2, तो ये जो है निगेटिव चार्ज है, निगेटिव के पास था तो इसके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी पहले ज़्यादा थी। भाई इसमें देखो क्या है, जैसे चार्ज अगर ये आगे की ओर जा रहा है तो कोई भी सिस्टम कम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता है। अगर ये निगेटिव चार्ज पे इधर ही फोर्स लगा है, इसका मतलब है कि इधर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, तो पहले ज़्यादा थी बाद में कम। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना लिखा जाएगा, तो चार्ज है इसमें, निगेटिव चार्ज है Q, और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा इसके लिए,
पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के Q लिए by C. हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, क्यू बाई सी लिख लो बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस भी लिख सकते थे, और क्यू बाई सी की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज मल्टीप्लाई हो गया, और ये फिर के नॉट, तो के नॉट प्लस क्यू कैपिटल क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, सेकेंड ऑप्शन है इस तरह का। ठीक है, समझ आ गया ये? Yes, sir. अच्छा, फोर्स लिखकर एक्सेलरेशन लिखकर और उससे स्पीड निकाल के उससे भी आ जाता। ठीक है, 12th, तो 12th में ये चार्ज का अरेंजमेंट दिया हुआ है। अब ये थोड़ा 3D सा है, डायग्राम सही बन नहीं पाएगा, थोड़ा खुद से विजुलाइज करना। तो देखो इधर क्यू क्या है कि ये है 4 और ये माइनस का 5, फिर ये है प्लस का 3 और माइनस का 2। तो ये क्या ऐसा समझ आ रहा है कि जेड एक्सिस के लिए ये सारा अरेंजमेंट सिमेट्रिक सा है? अगर इधर कहीं पर ये जेड एक्सिस जैसा मैं बना दूं, इधर की ओर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये Yes, डिस्टेंस sir. जो दिया गया है, Perpendicular. हाँ ये जो है सारे पॉइंट का जो है ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ही सब है, और सारे जो है ए डिस्टेंस पर ही हैं सारे चार्ज। तो एक तरह का सिमेट्रिक सा अरेंजमेंट है। अब जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड जो है रिपल्सन वाला आता होगा, और कोई निगेटिव चार्ज है तो उससे अट्रैक्शन वाला फील्ड आता होगा। अब इसमें क्या है, एक जैसे देखो क्या है, एक से जैसे आ रहा है ना, एक 4 है और एक है 5, तो एक 4 की वजह से और एक 5 की वजह से, अगर दोनों 4 होता तो फिर जेड की और कंपोनेंट कैंसिल हो जाते। बोलो, अगर ये दोनों Yes, sir. चार्ज 4 होते तो बार जेड वाले, रिपीट कर दीजिए. हाँ ये क्या है कि जैसे इसमें चार्ज जो है ऐसा लिखा जा रहा है, ये 4 है और ये माइनस का 5 है, तो 4 का रिपल्सन है और -5 का अट्रैक्शन वाला फील्ड होगा। तो ये अट्रैक्शन Yes, sir. वाला फील्ड और ये रिपल्सन वाला, मैं कह रहा हूँ ये भी अगर माइनस का 4 ही होता तो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाले फील्ड के जेड वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते। बोलो, Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. कहना ये चाह रहे हैं कि जितना बच रहा है, जितना जो बच रहा है वो एक -1 कूलाम चार्ज जैसा बच रहा है। मतलब इसमें जो है इधर की ओर 1 कूलाम चार्ज होता निगेटिव का, उससे जो फील्ड इधर की ओर आता, इफेक्टिवली इतना ही बच रहा है। अगर ये 4 की बजाय 6 होता और ये माइनस का 7 होता, तब भी ये वाला कंपोनेंट उतना 1 वाला ही बचता, जेड वाला। बोलो, Yes. अगर ये 4 और -5 की बजाय 6 और -7 होता, तब भी Yes, निगेटिव sir. जेड में एक उतना जैसा ही कंपोनेंट। बचता. हाँ, इसी चीज़ को अगर हम समझ पाए तो यहाँ पर देखो वैसे ही है, माइनस का 2 और 3, तो ये प्लस वाला ज़्यादा और माइनस वाला कम, कुछ इस तरह का है। तो ये जो वाई एक्सिस पर कहीं पर होगा चार्ज, वही ए डिस्टेंस पर जो था है ना, माइनस का 2 और ये प्लस का 3, तो ये जो है वैसे ही जो कंपोनेंट जो लेकर जाएंगे जेड वाला, तो ये प्लस का बचेगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि +3 और -2 से, डायग्राम बहुत सही बना नहीं था, चाहे तो फिर से थोड़ा सा अगर हम बात कर लें इसमें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जैसे एक है प्लस का 4 और एक है माइनस का 5, तो +4 और -5 डिफरेंस बचा -1 का, और +3 और -2 डिफरेंस हो गया +1 का। तो एक से जैसा पॉजिटिव सा फील्ड आ रहा होगा, दूसरे से उसी तरह का निगेटिव सा फील्ड आ रहा होगा, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। इधर एक्स एक्सिस जैसा कहीं पर मान लेते हैं और ये वाई एक्सिस जैसा। इधर की ओर ये चार्ज है -5 और इधर की ओर है प्लस का 4, और जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट। तो इस वाले प्लस वाले से जैसा रिपल्सन वाला फील्ड होगा, माइनस से वैसा अट्रैक्शन वाला फील्ड होगा। ये वाला जो है -5 और 4 तो बड़ा है, तो इसका इफेक्टिवली इधर की ओर निगेटिव जेड में एक तरह का कंपोनेंट बचेगा। अब वैसे ही इधर की ओर जैसे चार्ज है प्लस का 3 और इधर की ओर हो गया -2, तो इनकी वजह से जो फील्ड आएगा तो प्लस वाला रिपल्सन का
और माइनस वाला अट्रैक्शन का। तो ये 3 और 2 में डिफरेंस 1 का है, 5 और 4 में डिफरेंस 1 का था। तो उसी तरह से ये z वाला कंपोनेंट, एक इफेक्टिवली z वाला कंपोनेंट ऊपर की ओर आ रहा होगा, उतना ही z वाला कंपोनेंट नीचे की ओर आ रहा होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो z वाला फील्ड 0 हो जाएगा, बाकी xy प्लेन में बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन z एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, ये है, ये वाला लिखा जा रहा होगा। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे बगैर ऐसे ही बस विजुलाइज करके आंसर किया जा सकता था। समझ आ गया? ये बताओ। Yes, sir. 13th, a dipole having dipole moment P is placed in front of a solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram. Net potential at A. तो पोटेंशियल निकालना है। तो देखो इसमें क्या है कि अगर ये जो है स्फेयर है, कंडक्टर है, और ये अनचार्ज था, तो इस पर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस्ड हो गया होगा, मतलब कहीं पॉजिटिव कहीं निगेटिव चार्ज आ गया होगा। लेकिन वो पॉजिटिव निगेटिव का टोटल सम 0 होगा। दूसरा, वो जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो सिर्फ सरफेस पर ही होगा। तो इस पर कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर निगेटिव चार्ज जैसा आएगा, और वो सब सरफेस पर ही रहेगा, और उनका टोटल सम 0 भी आएगा। और ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सब जगह पर सेम रहेगा। तो हम लोग क्या करें, इसमें पोटेंशियल निकालें सेंटर पे। पोटेंशियल अगर सेंटर पे निकाला जाए तो ये सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, एक तो पोटेंशियल डाइपोल की वजह से होगा, प्लस एक पोटेंशियल जो होगा वो स्फेयर की वजह से होगा। बोलो। Yes, sir. डाइपोल के लिए पोटेंशियल का फार्मूला ही हमें मालूम होता है, K और P/r स्क्वायर होता है। R square, yes, yes, sir. वो जो r होगा वो ये वाली डिस्टेंस होगी, इसमें O की डिस्टेंस इधर P से, ये वाली डिस्टेंस। तो अभी के लिए मैं इसको x लिख देता हूँ और x स्क्वायर लिख लेता हूँ। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये जो स्फेयर है उसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा सेंटर पे वो कितना होगा, स्फेयर की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, Sir, keeping on R square positive. तो स्फेयर की वजह से 0 होगा। कोई आंसर नहीं किया तो थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। ये जो इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुआ उसमें एक चार्ज को कहीं पर एलिमेंट DQ जैसा मान लो, तो उस एक एलिमेंट की वजह से लिखा जाए पहले। तो यहाँ को एक एलिमेंट DQ जैसा मान लेते हैं और टोटल के लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो वो जो एलिमेंट होगा उससे ये सेंटर कितनी दूर होगा, रेडियस r के बराबर। तो K DQ डिवाइडेड बाई R, ये उस एक एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल होगा। ये बात समझ आई? बताओ। Yes, sir. और टोटल के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा Yes. तो ये हो गया K P बाई X, जो लिखा जाएगा X होगा R बाई कॉस फाई। Yes, sir. और प्लस इसमें जो होगा ये K बाई R तो कांस्टेंट है, ये होगा DQ का इंटीग्रेशन। ये DQ का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ। 0. ये 0 आएगा। ये है क्या कि जो कंडक्टिंग स्फेयर है वो अनचार्ज है, तो इसी का चार्जेस पूरा सरफेस का टोटल ऐड किया जा रहा है। अनचार्ज का मतलब है 0 चार्ज है, तो इंटीग्रेशन हो गया 0। तो बस ये सॉल्व हो गया। K P कॉस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस 0। 0 लिखने की जरूरत है नहीं। Well, तो ये हो गया सेंटर पे पोटेंशियल। yeah. अब सेंटर पे जो पोटेंशियल है वही सब जगह पर है। ये पूछ A पर रहे थे, वही पोटेंशियल सभी जगह पर होगा, तो A पर भी यही पोटेंशियल होगा। बोलो, समझ आ गया ये? Yes, sir. अगर क्वेश्चन ये Yes, sir. होता कि A पर पोटेंशियल निकालना है हमें बाई इंड्यूस चार्जेस, तो क्या कर सकते थे? अगर कहा जाता पोटेंशियल एट A बाई इंड्यूस चार्जेस निकालना हो, तो क्या तरीका हो सकता था? तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बनता। देखो क्या है, ए का पोटेंशियल निकाल चुके हैं, ये 2 की वजह से है, एक डाइपोल की वजह से है और एक इंड्यूस चार्जेस की वजह से है। डाइपोल के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूले से लिख लो। टोटल हमें मालूम है, डाइपोल का हमें मालूम है, तो बचा हुआ इंड्यूस चार्जेस से होगा।
Yes, sir. ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें एरिया पूछा गया है, तो ये डिस्टेंस इसमें दी हुई है, कितनी डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेट फ्रॉम द पोल 3F. 3 टाइम्स द फोकल लेंथ 3F। अच्छा, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f रखा, तो 1/v तो पता ही करना है, प्लस 1/u, तो u की वैल्यू हो गई 3 टाइम्स, है ना, तो माइनस का 3f रख लेते हैं, और कॉनकेव लेंथ है तो फोकल लेंथ -f रख लेते हैं, कॉनकेव मिरर है, तो ये 1/v की वैल्यू आ गई इसमें 1/3f माइनस 1/f, तो 3f एलसीएम हो गया, और ये हो गया 1 - 3, तो v की वैल्यू आ गई इसमें माइनस का 3f/2। अब इसमें है क्या कि ये जो है f जो लिख रहा हूँ मैं, वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, निगेटिव में होता है तो निगेटिव लगाया था मैंने। अब इसमें क्या है कि इसमें जो इमेज बनेगी, जैसे 3f पे था, इधर कहीं पर इमेज बनेगी, तो इमेज में एक साइड होगी उसकी कौन सी, ये बेस वाला, ये वाला जो है उसकी इमेज बन रही होगी, और एक ये हाइट वाला टर्म होगा। तो ये हाइट वाले टर्म के लिए हमें चाहिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला मिरर के लिए क्या होता है, -v/u। v की वैल्यू सॉल्व किया है, और u हमें दिया हुआ था, 3. तो ये माइनस का 1/2 आ गया। अब जो बेस है उसके लिए निकालना होगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है हमें, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन स्मॉल साइज़ के ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है मिरर में, बोलो। माइनस, हाँ, -v² आता है, तो वैल्यूज़ रखा जाएगा, तो ये v की वैल्यू हो गई कितना था, 3/2। ये एक्चुअल में 1/4 है। तो अब इसमें क्या है कि एक लेंथ इन्वर्ट हो गई, एक भी दूसरी, मतलब एक तो फ्रंट बैक रिवर्सल है नेगेटिव साइन के लिए, ये वाले एल लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से, और ये नेगेटिव आया मतलब इन्वर्टेड हो गया। तो इमेज कहीं पर भी बने, हमें एरिया ही निकालना है। तो एक साइड जो होती थी A, वो साइड कितनी हो जाएगी, जो A होती थी वो A/4 हो जाएगी, और जो B होती थी वो साइड B/2 हो जाएगी। तो एरिया कितना बन जाएगा, AB/8। तो AB/8 एरिया, ये सेकेंड ऑप्शन लग रहा है। कुछ कन्फ्यूजन है इसमें, बोलो, ये समझ आ गया। अब ये फिर से वही पिछला जो कॉनकेव मिरर था वैसा ही है, कुछ रिजल्ट इसमें याद हो तो इजीली बनाया जा सकता है। देखो क्या होता था इसमें, 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज बनती थी, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसमें इमेज बनती थी। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक पार्टिकल उसका पाथ है, तो पाथ जैसे अगर ये इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर ये मान लेते पहले वाले को चेक करें, तो ऑब्जेक्ट कुछ इधर है, जब यहाँ पर पहुँचा होगा तो उसके इमेज के लिए क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर में ऐसा होता है कि अगर ऑब्जेक्ट जिधर की ओर मूव कर रहा होता है तो उसकी इमेज उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो एक पॉइंट तो 2f डिस्टेंस पर होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर उसके लिए इमेज बन जाती है। इससे अगर ऑब्जेक्ट आगे की ओर जाएगा तो इमेज पीछे की ओर जाएगी। तो अगर यहीं से हम मान लें, जैसा इसमें डायग्राम में इन्होंने बनाया है कि भाई ये ऑब्जेक्ट जो है आगे की ओर जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, इमेज पीछे जा रही होगी, तो इमेज वाली डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगी, इमेज वाली डिस्टेंस जो होगी वो ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा और निगेटिव ही होता है। तो सब तरह से ये फर्स्ट ऑप्शन सही नज़र आता है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जितना दूर है इस साइज को ऑब्जेक्ट कहा जाए। सर ये डार्क लाइन में पाथ ऑफ इमेज बनाया हुआ है और लाइट लाइन से पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। बोलो क्या डाउट है।
कुछ नहीं सर, हो गया। ठीक है, तो बस यही ए सही है इसमें, बाकी कुछ है नहीं, सिंपल सही था। हम कहें कि इसमें भी अपोजिट बनाया हुआ है कि भाई जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, तो ऑब्जेक्ट सर वाला false साइज हो। ज़्यादा और ये वाला कम बना हुआ है, तो ये गड़बड़ है। फर्स्ट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है। रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो कैन लिखा है तो पॉसिबल केस तो है ही। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स। तो कॉन्केव मिरर जो होता False। है, हाँ ये फॉल्स है। तो किसके लिए सर फॉल्स? ये फॉल्स है। हाँ, कहाँ पर ये गलत हो जाता है? फोकस और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, फोकस और पोल के बीच में। सर फोकस पोल पर है के बीच में। तो इधर कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसके लिए जो नंबर इमेज बन सकता रही है। होती। हाँ ठीक है, तो ये फॉल्स था। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज हमेशा रियल यस होगी। सर, यस सर, रियल आएगी। ट्रू। हाँ, तो इतने से ही आंसर मार्क हो चुका है मेरे ख्याल में। ए होना चाहिए। ए में चौथा स्टेटमेंट Yes, सही आ sir. रहा है, तो चौथे वाले को Yes, भी sir. देख लो। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ ऑल पॉसिबल रियल। सारे पढ़ा होगा, सब स्टेटमेंट ऐसे ही वही याद होगा, है ना। सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बाकी पढ़ा होगा सब ऐसे ही। तो ये मान लेते हैं ए हो गया। ठीक है। यस सर। लाइट रे ट्रेवल्स थ्रू मीडिया 1, 2, 3 एंड 4 अलॉन्ग द पाथ। ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो जैसे क्या होता है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उसमें जो होता है कि पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी डेंसर से रेयरर में जाती है तो पॉसिबिलिटी होती है TIR की। तो इसमें एक यहाँ पर TIR हुआ है। अब क्या होता है कि इसे कई सारे पैरेलल मीडियम हैं, तो कई सारे पैरेलल मीडियम में जैसे अगर लाइट यहाँ से आ रही थी, दूसरे में पहुँची, तीसरे में पहुँची, चौथे पे TIR हुआ। सिर्फ पहले और चौथे को अगर लगाते और यही लाइट इधर से आ रही होती तो भी TIR होता। बीच से तीसरा हटा देते, दूसरे और चौथे को लगाते तो भी TIR होता। तो अगर ये पैरेलल मीडियम है तो उसके लिए ऐसा लिखा जाता है ना, पैरेलल मीडियम्स रहते हैं तो μ1 sin θ1, μ2 sin θ2, μ3 sin θ3, ऐसे लिखते थे ना। θ1 θ2 ये हर एक मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसा है। तो इसमें किसी को भी हम कंबाइन करके लिख सकते थे, इन दोनों को मिलाकर लिखते, बीच से इसको हटाकर देखते तो 1 और 3 में देख सकते थे, वैसे ही 1 और 4 में देख सकते थे। जिधर एंगल ज़्यादा बड़ा होता है उतना ज़्यादा वो डेंसर मीडियम होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस की Denser बात medium। कर रहे हैं। हाँ रेयर मीडियम होता है ना। सॉरी, रेयरर मीडियम होता है, जहाँ नहीं पर सर, रेयर होता है। जिधर की और एंगल बड़ा होता है वो रेयरर मीडियम होता है। मैं उल्टा बोल गया थोड़ा। तो सबसे जो ज़्यादा रेयरर मीडियम है, ठीक है, वो है 4th वाला, फोर्थ। फिर Yes, है sir. फर्स्ट वाला, 4th Third। सबसे ज़्यादा रेयरर है, फिर फर्स्ट वाला है, फिर 3rd दिख रहा है, और सबसे छोटा एंगल जो बन रहा है वो 2nd में है। तो ये रेयरर के लिए ऑर्डर है। Second। अब रेयरर का मतलब जहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, तो 4th में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। फिर उससे कम स्पीड फर्स्ट में, फिर 3rd में, और सबसे कम स्पीड 2nd वाले में। तो ऐसा जो है डी ऑप्शन में दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, आसान ही था। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वैसा ही कई सारे पैरेलल मीडियम इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, थीटा 50 इसमें प्लेट्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि द रे इमर्जेस फ्रॉम द कंपोजिट प्लेट इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 म्यू एट एंगल एक्स। तो वही अभी जो लगाया था म्यू साइन थीटा है ना, तो μ1 हो गया म्यू, वहाँ पर साइन थीटा तो एंगल थीटा ही है, और दूसरी ओर है म्यू तो वो है 1.6 म्यू, और उधर की ओर जो एंगल है वो साइन एक्स हो गया।
तो म्यू कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1.6 साइन एक्स। इसको 16/10 कहा जा सकता है। तो साइन एक्स निकाला जा रहा है ना, तो 10/16 मतलब 5/8 साइन थीटा। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया इसमें। इसमें कुछ कन्फ्यूजन है बताओ? नो सर। देयर इज अ हेमिस्फेरिकल। में इतना प्लेट्स बेटा आवाज़ नहीं आई, थोड़ा आवाज़ कट रही है ना, तो तुम लिख कर बता दो चैट में कि क्या था। पिछले क्वेश्चन में कुछ रहा होगा, थोड़ा और बताते हैं। ये बहुत सारे पैरेलल मीडियम हैं, तो बहुत सारे पैरेलल मीडियम के लिए अभी जो इसके पहले वाले में मैंने लिखा, ऐसा पढ़ा होगा बहुत सारे पैरेलल मीडियम है। तो पहले वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरह का होता है। तो यही आगे अगले क्वेश्चन में भी है कि बहुत सारे जो है पैरेलल मीडियम है और जिसमें कि लाइट जा रही है। तो सबसे पहला जो है म्यू और उधर की ओर एंगल था थीटा। सर वो तो बिना 50 प्लेट्स के भी हो सकता था। हाँ तो ठीक है, वो मैंने उसको जो है मैंने नोटिस किया भी नहीं है ना, वो बस मैंने यही बोला कि भाई ये जो है जहाँ पे था वो थीटा एंगल और म्यू, और फाइनली जहाँ निकला बीच में जो मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी ऑर्डर में बदल रहे हैं, उसका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सब पैरेलल मीडियम थे तो वही लगा है बिल्कुल। उससे बीच में जो 50 प्लेट्स हैं उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसका यूज़ किया भी नहीं गया है। तो अगला देखते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ये जो है डायग्राम में थोड़ा ये हेमिस्फेयर जैसा सरफेस बना नहीं, उसको हेमिस्फेयर जैसा मानकर चलना है। क्वेश्चन में लिखा तो था ही। तो ये हेमिस्फेयर जैसा ट्रीट किया जाए। अब इसमें हेमिस्फेयर में लाइट रे आ रही है, तो ये थोड़ा हेमिस्फेयर सा रहेगा, तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लग जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है ये। तो लाइट इधर से जो आ रही है कितनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर ऐसे लाइट आ रही है, ये जो है परपेंडिकुलर जा रही थी तो ऐसी चली जाएगी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है इसमें इफ़ दिस रे हैज़ टू सफ़र टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो जस्ट TIR हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एक तरह का क्रिटिकल एंगल बन रहा है। तो एंगल जो होता है वो नॉर्मल से होता है, तो ये वाला एंगल जो कहा जाए एक तरह का θc बन रहा है, क्रिटिकल एंगल बन रहा है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n0 है, और दूसरी ओर को क्या है, इसमें वाटर है। नहीं, द मैक्सिमम, अच्छा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पूछा ही जा रहा है, तो कुछ भी होता हो म्यू मान लेते हैं। तो इधर क्यों नॉर्मल से एंगल एक तरह का 90 डिग्री के लिए माना जाए जस्ट सफिशिएंट के हिसाब से, तो म्यू साइन θc इज इक्वल टू, इधर की ओर हो गया म्यू जो पता करना है और साइन 90, तो ओवरऑल ये n0 है और साइन θc। अब इस एंगल के लिए साइन लिखना है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये बेस, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है r√3/2, और ये जो है सॉरी हाइपोटेन्यूस या r, तो साइन θc यहाँ पर कितना हो गया, r√3/2 डिवाइडेड बाई r, तो म्यू की वैल्यू आ गई √3/2 n0। कुछ कन्फ्यूजन है इसमें बताओ? नो सर। नो सर। नो सर। An insect at point B sees its two images in the water mirror system as shown in the figure. One image is formed due to direct reflection from water surface. तो 12 सेंटीमीटर पे, तो 12 पे एक इमेज नीचे बन जाएगी। अदर इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो पहला रिफ्रैक्शन पे अगर जो होगा, पहला रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस वाले सरफेस पर होगा,
तो यहाँ के लिए ऑब्जेक्ट अगर हम कहें तो वो 12 Yes. सेंटीमीटर पर है। हाँ, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? 12 इंटू म्यू एक जैसा कहा जाए उधर की ओर, अगर हम लोग कह देते हैं कि भाई एयर है उसका 1 हो गया, दूसरी ओर वाटर है तो उसके लिए 4/3। तो ये जो इमेज बनेगी वो 16 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो पहले सर रिफ्रैक्शन, 16 हाँ सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो ये जो है जो मिरर है उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? उससे डिस्टेंस हो जाएगी फिर वो 16 + 24। जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है। 12 सेंटीमीटर पे पी था तो उधर ही इमेज बनेगी। अब इसके लिए इमेज कहाँ पर बनेगी? तो उसमें हमें मिरर फार्मूला लगाना पड़ेगा, 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v पता करना है, 1/u हो गया माइनस का, ये दोनों ऐड करके आ रहा था 40, तो माइनस का 40 = 1/f। तो इसके लिए फोकल लेंथ ऑफ मिरर 60 सेंटीमीटर है। तो 1/v हो गया 1/40 + 1/60। एलसीएम ले लेते हैं इसमें, 123 और +2 5, 3 कहाँ लिखना था, यहाँ पे 3 + 2 5 हो गया। तो v की वैल्यू आ गई यहाँ से 24 सेंटीमीटर। तो अब 24 सेंटीमीटर पे इमेज है। चलो एक एक करके थोड़ा लिखते हैं इसमें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज बनी I1 जो कि यहाँ से बनी कहाँ पे? 16 सेंटीमीटर पे। फिर इसकी इमेज बनी इस मिरर से, तो मिरर से इमेज ये कहाँ पर बन रही है? 24 पे, 24 सेंटीमीटर पे। इसको कह देते हैं I2। अब इस मिरर से जो लाइट रे निकलेगी, वाटर से बाहर निकलेगी, तो वो इमेज कहाँ पर बनेगी? तो वाटर सरफेस से डिस्टेंस कितनी हो गई? वो 24 पे था, ये 24 आया, मिलाकर 48 है। और 48 फिर डिवाइडेड बाई म्यू, 36 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ से इस वाटर सरफेस से 36 सेंटीमीटर पे बनेगी। उसका नाम रख लेते हैं क्या? I3। और एक जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से इमेज बनी होती तो ये 12 पर है, और अगर ये मिरर जैसा काम करता तो 12 पे इधर की इमेज बनती, इसको I0 मान लो। तो ये I0 में और इधर जो फाइनली I3 बन रहा था, इसमें डिफरेंस चाहते हैं, इनके बीच के डिस्टेंस चाहते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ये इधर की ओर है, ऊपर 12 है और नीचे भी 12 है। तो कितना हो गया? 24। समझ आ गया? ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Integer answer type: 2 conducting fixed sphere of radii r and 2 are separated by distance r very much greater than radius, initially charge q. They are connected to each other. सर हाँ, सर पिछले वाले का लास्ट पार्ट बता दीजिए। लास्ट में जो डिस्टेंस बता रहे थे सर, हम डिस्कनेक्ट हो जा गए थे। वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, बाकी देखो बात करते हैं इसमें। Okay. मैंने जो बताया कि एक जो ये कह रहे हैं कि एक इमेज बनाना है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से, इसको मिरर जैसा मान के, तो वो इमेज यहाँ पर बनी जो कि हमने लिखा I0। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और इसमें हमने क्या किया कि एक कह रहे हैं कि पहले यहाँ से रिफ्रैक्शन लो, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन लो, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट आ रही है उसका फिर रिफ्रैक्शन लो। तो हमने ऐसा किया, पहले वाटर में रिफ्रैक्शन कराया तो 12 जो है 16 हो गया, उसका नाम I1 रखा। फिर वो जो है मिरर से रिफ्लेक्शन कराया, मिरर फार्मूला लगा के निकाला तो 24, वो मिरर से 24 आया, तो मिरर से इधर की ओर 24। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है 24। अब ये 24 और ये इधर का 24 मिलाकर Yes, वाटर sir. सरफेस से 48 पे था, वो आ गया 36। तो वो 36 पे, तो वाटर सरफेस से 36 नीचे फाइनल इमेज है, और वाटर सरफेस से 12 नीचे एक इमेज बनी थी। इन्हीं दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो 36 और 12 का डिफरेंस चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर कंडक्टिंग वायर देन डिसकनेक्टेड इफ एफ वाज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन। पहले जो फोर्स था वो कितना था? तो पहले फोर्स जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2,
दैट इज़ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स पहले था। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? पोटेंशियल एक जैसा होगा, तो एक के लिए पोटेंशियल लिखा जाए के क्यू बाई आर और दूसरे के लिए पोटेंशियल लिखा जाए के क्यू बाई आर। अब रेडियस में डिफरेंस है, जब कनेक्ट किया एक पे चार्ज Q1 हो गया, दूसरे पे Q2 हो गया, ऐसा मान लेते हैं, तो Q2 की वैल्यू कितनी हो जा रही है? 2Q1, और दोनों का मिला के चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, तो एक पे Q और एक पे Q, तो 2Q चार्ज था ही। Q1 Q2 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1, हाँ 2Q/3 और Q2 हो जाएगा 4Q/3। अब जो फोर्स होगा उसमें क्या होगा? ये K हो जाएगा और Q1 Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 2Q/3 और 4Q/3, तो ये हो गया 8/9 Q स्क्वायर। तो फोर्स अगर एफ डैश देखा जाए तो एफ डैश कितना बन जा रहा है? 8/9 K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को तो कह रहे हैं F लिखना है हमें, तो जो फोर्स अब लगने लगेगा वो हो जाएगा 8/9F। तो कह रहे नहीं x F/9 कहना है, तो x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, समझ आ गया ये? यस सर। Yes, sir. Electric field in a region in a radially outward is radially outward with magnitude। अगर हमें ये थोड़ा याद हो फार्मूला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ρ/3 एप्सिलॉन नॉट r, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बोलो। Yes, sir. दिया क्या है? अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब है कि रो की वैल्यू कितनी है? रो बाई अल्फा की वैल्यू कहते हैं, बल्कि ρ/3 ऐसा है, या फिर रो की वैल्यू कह लें तो 3 अल्फा है। 3 अल्फा। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि हमें बताना क्या है? r रेडियस तक कैलकुलेट वैल्यू ऑफ चार्ज। तो चार्ज कितना लिखा जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज़ रो, और वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज पुट करें, रो है 3 अल्फ़ा और ये 4π/3, r की वैल्यू दी है 3/10 टू द पावर 1/3, और इसका क्यूब चाहिए हमें, तो ये हो गया 4π अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 5/π, 5/5। और ये जब क्यूब कर देंगे तो 3/10 बचेगा। पाई से पाई कैंसिल हो सर ही चुका पाई है। भी तो कैंसिल। पाई भी कैंसिल हो गया है ना, तो 6 आ रहा है ये। ठीक है, समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये है अगला। 2 मेटलिक सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस r एंड आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट। तो ये मीटिंग एंड हो जाएगी, 10 मिनट बचा है मेरे ख्याल में, हो जाएगा। अगर बचेगा तो आगे फिर इसी लिंक पे फिर स्टार्ट करेंगे। तो कह रहे सर्कुलर प्लेट है, रेडियस r है और एक दूसरे में डिस्टेंस d है, वो नहीं बनाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि सर्कुलर प्लेट ऑफ हाफ द रेडियस और d थिकनेस। तो इसी में हाफ रेडियस अगर r/2 का कह दिया जाए इस तरह का, दूसरी प्लेट बना नहीं रहे, और इनके बीच में d थिकनेस थी, d थिकनेस तक ही दूसरा मीडियम फिल कर दिया गया, जिसके लिए परमिटिविटी के दिया हुआ है 6 के बराबर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा ही वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो अब क्या है कि ये जब पूरी प्लेट एरिया होता था तो कैपेसिटेंस कितना था? 400 माइक्रोफैरेड। तो इसमें अगर हम देखें कि अगर ये रेडियस के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए, इतनी रेडियस आधी है r/2 और ये पूरा r है, तो अगर r/2 वाला एरिया a कहा जाए तो पूरा एरिया जो होगा वो 4a के बराबर होगा। बोलो। या फिर अगर हम कह दें कि भाई पूरा एरिया अगर हम a कह दें, अगर हम पूरा एरिया a कह दें तो ये r/2 वाला a/4 होगा। बोलो। Yes, sir. पूरे एरिया के लिए अगर कैपेसिटेंस 400 था, सारी चीज़ें वैसे ही रखी जाए, एरिया जो है 1/4 कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस 100 हो जाएगा। बोलो।
यस तो ये ए जो एरिया है उसको Yes, हम sir. लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक है a/4 और एक बचा हुआ एरिया 3a/4। a/4 वाला कैपेसिटेंस है 4 और बचे हुए एरिया की वजह से है 300 सॉरी a/4 की वजह से कैपेसिटेंस है 100 और बचे हुए एरिया से 300 है और दोनों मिलाकर जो कैपेसिटेंस है कंप्लीट एरिया की वजह से 400 है। ये बात समझ पाए बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब इस वाले Yes, में sir. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वाला कर दिया गया, तो ये जो 6 अगर कर देंगे तो ये वाला जो होगा वो 6 टाइम्स हो जाएगा यस Yes, sir. और ये तो 300 ही रहेगा। दोनों पैरेलल में मिला के अब कैपेसिटेंस जो है 900 हो जाएगा। 900. तो जो है x की वैल्यू पूछ रहे हैं वो 9 हो गया। 9. ठीक है, समझ आ गया ना ये। Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. कितना इसमें एरिया विजिबल होगा इस तरह का पूछ रहे हैं, बड़ा ही आसान सा ये है। ओ से लाइट जा रही है, कहाँ तक पहुँच सकती है, तो बिल्कुल एक एंड तक लगाया हमने। और फिर इसी में हमने कहाँ पर रिफ्लेक्ट होके पहुँच रही है वो देख लिया। ठीक है, तो इधर तक ये कहीं पर यहाँ पर कहीं पर पहुँच रही होगी, डायग्राम में पूरा बन नहीं रहा है, तो ये इजीली रिलेट हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल की बात है और कुछ नहीं है। तो ये मिरर में एक्सट्रीम एंड तक दिखाया मैंने। तो अब अगर ये देखा जाए सिमिलर ट्रायंगल जैसा बना है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। इधर साइड 2 है और इधर वाली साइड ये 4 है। 2 और 2 4 और 4, तो ये वाली साइड इधर क्यों आएगी 4। अब ये 4 है और इधर ये तक 2 है, तो लाइट इधर से सीधे रिफ्लेक्ट होके तो यहाँ पहुँच ही सकती थी, तो ए एंड तो दिखाई देगा ही। और दूसरा इधर कहाँ तक जाएगा, इधर ये 4 तक जाएगा और ये 2 और 4 मिलाकर 6 हो जाएगा। 6. तो लेंथ जो होगा वो 6 के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, Yes, sir. समझ के ये है ना। Twenty-fifth, a point source of light S is placed on the optical axis of a concave mirror at distance 60 centimeter. The distance from the concave mirror at which flat mirror be placed for rays to converge again at point S. ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने बोला है रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर 60 सेंटीमीटर। तो पहले इससे इमेज कहाँ बन रही है वही निकाल लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, 60 सेंटीमीटर पे, इज इक्वल टू 1/f। तो f इसके लिए 40 सेंटीमीटर। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40। ये मिरर कौन सा था, कॉनकेव था क्या? कॉनकेव है तो माइनस हो जाएगा, है ना। -1/40. Yes, sir. हाँ, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा इसमें 120 माइनस का 120. प्लस का 2 -24 सेंटीमीटर। माइनस 120 आया। तो अगर देखें तो ऑब्जेक्ट ये मिरर है और 60 सेंटीमीटर पे इधर ऑब्जेक्ट रखा गया था, 120 पे इसकी इमेज बननी थी। अब इनके बीच में अगर मैंने प्लेन मिरर रख दिया तो क्या होगा कि ये जो इमेज बन रही थी वो एक तरह से मिरर के लिए, इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और इसकी इधर इमेज बन जाएगी। मतलब ये 60 पे था, पहली इमेज बन रही थी 120 पे, तो इनका डिफरेंस बचा ये वाला 60। इसके बिल्कुल बीच में हमने मिरर रखा, तो यहाँ पर सर अगर 30 पे. हाँ, तो यहाँ पे अगर हमने मिरर रखा तो ये जो इमेज थी उसकी इमेज यहाँ पर फाइनली यहीं पर बन जाएगी। बोलो, बात समझ पाए? Yes, sir. अब ये कह रहे हैं कि हमें बताना है डिस्टेंस कौन सा बताना है मिरर और कॉनकेव मिरर के लिए, है ना, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर एट विच अ फ्लैट मिरर या प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड
फॉर रेज टू कन्वर्ज, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस पूछना चाहते हैं, तो रिलेट हो ही गया होगा 60 प्लस 30 सर 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसको 10x लिख कर हाँ। बताओ, तो 9 x की वैल्यू 9, ठीक है। ये लास्ट था है ना, हो गया। यस ये सर